स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 38। सबसे पहले बच्चे आप जब भी वर्कशीट करेंगे तो अपनी कॉपी में अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, वर्कशीट नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे और जिस टॉपिक की वर्कशीट है वो भी लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका आज का टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। ये टॉपिक हम अपनी पिछली वर्कशीट में भी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने दो वर्कशीट्स कर ली हैं इस टॉपिक की और आज हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कार्बन के अपरूप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपरूप क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अपरूप हम उस शब्द को कहते हैं जब कोई तत्व होता है हमारा, उसके अलग अलग रूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं किसी भी तत्व के, जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को आपको पता है कि किस तरह से हम उन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं। भौतिक का मतलब है जैसा वो दिखते हैं, जैसे उनका रंग हो गया, उनका आकार हो गया, ठीक है, और उनकी शेप किस तरह की हो गई, ठीक है। तो ये उनके भौतिक गुणधर्म है। जबकि रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं कि अगर हम उनको जलाएं तो किस तरह से परिवर्तन होगा, अगर हम किसी के साथ मिक्स करें तो कैसा परिवर्तन होगा, वो रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो भौतिक गुणधर्म तो उनके क्या होंगे, अलग होंगे, यानी कि वो दिखने में अलग होंगे लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म जो होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इस शब्द को हम बोलते हैं अपरूप। तो आज हम, क्योंकि हमारा ये चैप्टर पूरा कार्बन से रिलेटेड है, तो हम आज कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के दो मेन अपरूप हैं जिनको हम अंतर के आधार पर हम उनको पता करेंगे कि किस तरह के होते हैं। तो दो जो मेन अपरूप है वो है, एक तो ग्रेफाइट और दूसरा है आपका हीरा। ठीक है, तो अब उसमें हम अलग अलग उनके अंतर के बारे में जानेंगे कि उनकी संरचना में किस तरह से हम उनको उनका अंतर बता सकते हैं, उनके बीच में आबंधन कैसा है, उनका रूप किस तरह का है, उनकी चालकता कैसी है और उनकी उपयोगिता क्या है। तो इसके आधार पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल, षटकोणीय यानी कि क्या होती है, 6 कोण होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी जो फिगर होती है, कोई भी हमारा जो चित्र होता है, फिगर होती है, उसमें षटकोण होता है। जैसे आप इसमें देख भी पा रहे हैं अपने चित्र में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एटम्स हैं और यहाँ पे 6 ही इसके कोण बनेंगे। तो इसका तल कैसा हो गया, षटकोणीय तल हो गया। ठीक है, और इस हीरा जो होता है, अब सेकंड हम देखते हैं अपने हीरा की संरचना कैसी होती है। हीरा होता है दृढ़ त्रिआयामी संरचना, कि उसकी जो संरचना होती है बहुत ही दृढ़ होती है, मजबूत होती है और त्रिआयामी संरचना होती है। इसमें बेटा जो एक कार्बन एटम होगा वो आगे नेक्स्ट 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दृढ़ त्रिआयामी संरचना बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए आपका आबंधन है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन किसमें, ग्रेफाइट में। ठीक है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। इसमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है। जैसे आपको यहाँ पे आबंध दिखाई दे रहा है ना, तो इनमें से कोई भी एक आबंध जो होगा वो आपका द्विआबंधी होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके कि हर एक कार्बन का जो आपके कार्बन के 3 एक कार्बन जो होगा वो अन्य 3 कार्बन के परमाणु के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपका एक कार्बन है ये वाला, इसको देखिए। तो इसको अगर मैं देखूं अन्य 3 कार्बन के साथ, तो 1 2 3 3 कार्बन के साथ ये इस तरह से जुड़ा होता है। और अगर हम हीरे की संरचना में आए तो हीरे में क्या होता है, कार्बन प्रत्येक कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। नेक्स्ट 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो एक ये है, ये 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तो वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैं आपको अलग कलर से दिखाती हूँ किस तरह से ये जुड़ा होता है। देखिए, इसको देखेंगे हम कि क्या है, किस तरह से अन्य 4 कार्बन
एटम से जुड़ा होता है। तो ये एक है हमारा फर्स्ट कार्बन। जो अन्य 4 एटम होंगे कार्बन के वो कौन से होंगे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमारी दृढ़ कैसी संरचना बनती है, त्रिआयामी संरचना बनती है। रूप कैसा होता है अब ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट चिकना होता है और फिसलनशील होता है। लेकिन हीरा कैसा होता है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ ज्ञात। आज तक जितने भी पदार्थ ज्ञात हुए हैं उनमें हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, जो कि एक अधातु, हमारी एक्सेप्शन थी ना। अधातु वैसे तो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ब्रिटल होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, लेकिन हीरा एक ऐसी अधातु है जो सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, सबसे अधिक विश्व में जो भी हमें अब तक जितने भी हमें तत्व का पता है उनमें सबसे अधिक जो है कठोर पदार्थ वो आपका क्या है, हीरा है। उसके बाद है आपका चालकता, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण सुचालक। ये भी हमारी क्या थी, एक्सेप्शन थी। ग्रेफाइट भी हमारी अधातु है क्योंकि यह एक कार्बन का अपरूप है। अधातुओं का हमने पढ़ा था कि अधातु जो है विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ओके, हीरा क्या होता है, कुचालक होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती। उपयोगिता, स्नेहक, पेंसिल, लेड। आपने पेंसिल का लेड देखा होगा, सुरमा जो होता है जिससे हम लिखते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और हीरा किसके काम आता है, आभूषण बनाने के काम आता है, काटने के उपकरण बनाने के काम आता है। तो ये तो थे हमारे ग्रेफाइट और हीरा में कुछ अंतर। ठीक है, उनकी भौतिक संरचना के आधार पर जो उनके अंतर होते हैं वो हमने देखे। अब हम इनकी संरचना देखते हैं कि ये किस तरह के बने होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हीरा जो होता है उसमें क्या होगा बेटा, एक कार्बन एटम होगा और वो अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, 1 2 3 4। इस तरह से हर एक कार्बन एटम आगे 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम होगा और वो आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इनमें ये मेन डिफरेंस होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ त्रिआयामी संरचना। किसको, हीरे की जो संरचना होती है। लेकिन जो आपकी ग्रेफाइट की संरचना होती है उसका कैसा तल होता है, षटकोणीय तल होता है, क्योंकि इसमें 6 जो है कार्बन एटम इस तरह से जुड़े होते हैं। तो हर एक जगह आप देखोगे, हर एक जगह आपका षटकोण बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका षटकोणीय तल होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका एक और चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है, ये भी एक कार्बन का अपरूप है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना। ठीक है, ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है बेटा। इसमें इन दोनों से क्या डिफरेंस होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे आपको एक तो पंचभुज दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, और एक आपका इसमें षटभुज दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसमें पंचभुज और षटभुज होते हैं जो बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना होती है। ये एक फुटबॉल की संरचना की तरह होता है। ठीक है, तो यह भी एक कार्बन का अपरूप है। और सबसे पहले C60 यानी कि कार्बन के 60 एटम्स इस तरह से इस पूरी संरचना में जुड़े हुए थे, उसके बारे में पता लगाया गया था। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति किस तरह से होती है, हम उसको देखेंगे कि कार्बन की जो प्रकृति है वह सर्वतोमुखी किस तरह से होती है, वह किस तरह से अन्य परमाणुओं के साथ या फिर अपने ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है। तो सबसे पहले देखिए, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपके कि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक किस तरह से बना सकता है, क्योंकि उसमें किस तरह के आबंध बनते हैं, सहसंयोजी आबंध, शेयरिंग होती है ना, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जिन्हें कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहते हैं। ओके, इसके बाद इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं, श्रृंखलन। फर्स्ट है इसकी श्रृंखलन। अब श्रृंखलन का क्या मतलब होता है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। जैसे कार्बन के इस तरह से कार्बन 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 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, आबंध बनाएगा, तो उसको हम श्रृंखलन कहते हैं। जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ओके, अब इस तरह से सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है। ये तो अलग हमारे एग्जाम्पल ले दिए, कार्बन के अलावा सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, तो उसमें भी श्रृंखलन, उस प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन ही कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है।
जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो मतलब स्थायी होगा, उसको इजीली हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? आपकी श्रृंखलन प्रॉपर्टी थी कार्बन की, कि अपने ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाना। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सर्वतोमुखी प्रकृति होती है इसकी संयोजकता। कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि के साथ आबंधन की क्षमता होती है। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि इसकी 4 जो होती है वो क्या होती है? इसकी संयोजकता होती है, जिसकी वजह से वह अपने परमाणु के साथ यानी कि कार्बन के साथ ही या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ भी आबंध बना सकता है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ा रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। ओके, तो ये था आपकी 2 ऐसे प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से कार्बन जो है आपके आबंध बना सकता है अलग अलग परमाणुओं के साथ या फिर अपने ही परमाणु के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जो अप्रूव थे उनके बारे में बताया, तो उसके बारे में ही थोड़ा सा और है यहाँ पे। तो देखिए, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। अगर हमने शुद्ध कार्बन लिया है और हमने उच्च ताप और उच्च दाब लिया है तो हीरे को हम का संश्लेषण कर सकते हैं। यह संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा यह प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। यानी कि हम जो हीरा होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसके बाद मैंने आपको एक और कार्बन का अन्य अप्रूप बताया जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलेरिन। फुलेरिन कार्बन का अन्य अप्रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन की गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है, इसलिए इस अणु को फुलेरिन का नाम दिया गया। ओके, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो संरचनाएं होती हैं आपकी हीरे की, ग्रेफाइट की और बकमिंस्टर फुलेरिन की, किस तरह की संरचनाएं होती हैं। चलिए अब हम एक एनिमेशन के ज़रिए कार्बन के अप्रूप के बारे में देखते हैं। तो अभी हमने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये हीरा का है, ठीक है, डायमंड का है, और ये ग्रेफाइट आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हीरे का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो किसका था? आपका हीरा का। और हीरा में क्या होता है कि अलग 4 कार्बन एटम से ये जुड़ा होता है, देख पा रहे हैं ना आप। और ग्रेफाइट में देखिए आप किस तरह से होता है। ग्रेफाइट में आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि इनमें बीच में ये जो देख रहे हो ना आप, दो यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं ताकि इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो सके। देखिए यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। और इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये क्यों है? ये 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आया? यहाँ पे डबल बॉन्ड इसीलिए आया ताकि कार्बन की जो है संयोजकता वो पूरी हो जाए और स्ट्रक्चर पूरा बन जाए। ओके, और देख पा रहे हैं कि एक कार्बन एटम आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसके क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारे बॉन्ड जो है, आबंध जो है वो 4 पूरे हो रहे हैं ताकि कार्बन की जो है संयोजकता वो पूरी हो जाए। 1 2 3 4, ठीक है, ये इसके आबंध है। और जैसा कि आपको पता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक कार्बन एटम आगे अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरह से इसमें जुड़ा है। ये आपका पहला कार्बन एटम मैंने मान लिया, और ये 1 2 3, और ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा चित्र जो बन रहा है 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागोनल षटभुज जैसा बन रहा है, षटकोण जैसा बन रहा है ना। तो इसलिए जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो षटकोण की तरह होती है। ठीक है, देखिए इसको आगे किस तरह से इसमें स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है। ये जो ग्रेफाइट की संरचना है बेटा, देखो इसका जो तल बना हुआ है वो षटकोणीय तल है।
ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप इसको वीडियो में अच्छे से कि इसमें जो ग्रेफाइट का तल है वो षटकोणीय होता है। अब देखते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डायमंड है हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। ग्रेफाइट जो क्या है, ग्रेफाइट जो है आपका स्लिपरी है और इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। देख रहे हो ना आप चित्र में देख पा रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकती है। क्यों, फिर भी ये एक क्या है, ये एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ओके, आगे देखिए इसमें और हमारी अन्य प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। ओके, तो ये थी हमारी ग्रेफाइट और हीरे की संरचना। अब हम जो समझने जा रहे हैं बच्चे, वो है फुलेरीन की संरचना, बकमिंस्टर फुलेरीन की संरचना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक फुटबॉल की आकार का है और इसमें आपको एक तो पंचभुज दिखाई देगा और एक आप इसमें षटभुज देख पाएंगे। देखिए, मैंने आपको आपके चित्र में भी देख के बताया है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका षटभुज हो गया और एक आपका इसमें क्या दिखाई देगा, आपको पंचभुज दिखाई देगा। 1 2 3 4 5, ये आपका फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, ये फुटबॉल की जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। देखिए किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। ये आपका फुलेरीन की संरचना है। ओके, सबको समझ में आ रही है इसकी संरचना। एक ये जो सबसे पहले जो फुलेरीन का पता लगाया था बेटा, वो कार्बन 60, जिसमें कार्बन के 60 अणु जो आपके परमाणु हैं वो जुड़े थे। ठीक है, और उसके बाद आपका बकमिंस्टर फुलेरीन बना था। अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में देखें तो किस तरह से बना था ये आपका, देखिए ये सिंपल फॉर्म में है आपका फुलेरीन और इसमें किस तरह से कार्बन के एटम्स जो हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका फुलेरीन की संरचना बनकर आती है। ओके, तो सबको क्लियर हुआ कि फुलेरीन किस तरह से बनता है। ये हमारे साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर, जिसके नाम पर इसका नाम दिया गया था, जिनके नाम पर। आप देखिए इसमें चित्र में कितने अच्छे से दिखाया गया है कि आपका जो फुलेरीन होता है वो किस तरह से कार्बन के 60 उसमें परमाणु जुड़ते हैं और पूरा स्ट्रक्चर उसका फॉर्म होता है। ओके, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट के, जो आज की वर्कशीट है उसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? क्योंकि उसमें सहसंयोजी आबंध होते हैं, इसलिए वह अपनी सर्वतोमुखी प्रकृति दिखाता है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? देखो ये रहा, यहाँ पे कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन प्रॉपर्टी कहते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो ये आप सेकंड के आंसर में लिखेंगे और उसके साथ साथ आप इसमें ये भी जोड़ेंगे कि उसकी चतुसंयोजकता होती है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके साथ वो ईजिली ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनके साथ आबंधन बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसके बाद है फुलेरीन में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या 60 है और उसका आकार बताइए, किस तरह का आकार होता है इसका? जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है। ठीक है, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ता है, क्या परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? हाँ, क्योंकि हमारी पेंसिल में क्या होती है? ग्रेफाइट होती है, जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो आपको इस तरह से इसका आंसर देना है कि हाँ, अगर हम पेंसिल छीलकर और बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जो आपकी ग्रेफाइट होती है वह विद्युत का सुचालक होती है। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आपको अच्छे से आज समझ में आ गई होगी ये वर्कशीट। सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और समय पर भेजेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।